नमस्कार एंड वेलकम बैक। जो मैं आज कवर करने वाला हूँ ये कोई भी मीडिया इसको कवर नहीं करेगी क्योंकि कोई सच्चाई बोलना ही नहीं चाहता। कुछ और ये यूट्यूब के लोग हैं वो इसलिए कवर नहीं करना चाहते क्योंकि जो बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी जी के भगत हैं, वो उनको लगता है कि हमारा जो बेस है वो हमारे से गुस्सा हो जाएगा। मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं मोदी जी के काम का, क्योंकि जो उन्होंने हमारे कंट्री के लिए किया है पिछले 11 से 12 सालों में, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, वो सराहनीय है, वो और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है देश की, उसके अंदर हमने क्या किया? क्या हम पास हो गए हैं या फेल हो गए हैं? अब इमेजिन कीजिए, स्टेट के एक इलेक्शंस हैं, 3 लाख से ज़्यादा हमारी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा। आर्मर्ड व्हीकल्स को वो कश्मीर से बुलाया गया, उसको लेके आया गया बंगाल के अंदर थ्रू रोड। ये वो व्हीकल्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बॉम्ब से, गोलियों से। ड्रोन्स को लगाया गया पूरे स्टेट की आसमान के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए। जो एनआईए की टीम है अजीत डोभाल जी की, उनको बुलाया गया जमीन के ऊपर। क्विक एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया पूरे स्टेट के अंदर। 3 लाख से ज्यादा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और आर्मी, उन सबको डिप्लॉय किया गया एक स्टेट के इलेक्शंस के अंदर। 290 से ज्यादा तो आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया ओवरनाइट। ऑब्जर्वर्स 1000 से ज्यादा उनको लाया गया। सिंघम पूरे भारत से उनको डिप्लॉय किया गया। 77 आईपीएस ऑफिसर्स, ये वो नंबर्स हैं। जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद 15-20 मिनट में सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई एक स्टेट इलेक्शंस, वो भी अपनी ही कंट्री में करने के लिए हमें ये सब कुछ डिप्लॉय करना पड़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी गुंडागर्दी हुई और री इलेक्शंस आपको कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको करवाना पड़ा। अब लेट जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, क्या ये जो सब कुछ हुआ है इसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए कि हमने वहां पर कोई गुंडागर्दी नहीं होने दी और हमने इलेक्शंस करवा लिए? या वी शुड बी पेनफुली अशेम्ड कि हमने इंटरनल सिक्योरिटी को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया? अब ये क्वेश्चन है जो कोई पूछता नहीं है कि भाई यहां तक हम पहुंचे कैसे, और ये सब कुछ करवाने के लिए इसकी कॉस्ट हमें पे क्या करनी पड़ रही है। पहली बात ये है, आपको लगेगा ये मैं फाइनेंशियल फिगर्स की बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल फिगर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी देगी ही नहीं, क्योंकि डाटा को कन्वीनियंटली छुपा लिया गया। लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई है कि जो सीआईएफ, सीआरपीएफ के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, ये डिप्लॉय किए गए और ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के 2 महीने बाद भी वो वहां पर बैठे रहेंगे। 2 महीने आपका जो या हमारा जो टैक्स मनी है वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यूज किया जाएगा अपने ही कंट्री के अंदर जहां पर इलेक्शन हुए हैं वहां पर शांति रखवाने के लिए। लेकिन क्या ये सारी फोर्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया था? आपको हैरानी होगी, आंसर है नहीं। हमारी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेंद्र जी, ये गणेश जी, उन्होंने इसको डिप्लॉय करने का फैसला लिया था। अब आप बोलेंगे यार, इलेक्शन कमिश्नर को तो होम मिनिस्टर ने बोला होगा कि आप वहां पर डिप्लॉय कर लीजिए। अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है तो मैं आपको पहले बता दूं, दैट मीन्स कि ममता बानो और राहुल गांधी जो रोज बोलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का काम कर रही है, तो आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेती है कि मुझे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। उन्होंने ऑर्डर किया था कि हमें ये सारी फोर्सेस, ये सारा असला, ये वहां चाहिए बंगाल के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ा। लेकिन अगर आप, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि 11 साल हमारी गवर्नमेंट सेंटर में बैठी रही, उसके बाद भी आप एक स्टेट को आप गवर्न नहीं कर सके? 11 साल हिंदुओं के घर वहां पर टूटते रहे, आग लगती रही, जो विमेन थी उनको घर से घसीट कर रात के अंधेरे में ले जाया गया और कुछ दिनों के बाद वो फेंक देते थे जैसे गाजर मूलियां फेंक देते हैं। हिंदू जो वर्कर्स हैं उनको मर्डर किया गया डे लाइट के अंदर। जो बच्चे थे हमारे, उनका फ्यूचर को स्टील कर लिया गया, हमारी जमीनों को हमारी आंखों के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखों के सामने उन्हें छीना गया। लोगों को अपनी ही जमीन से बाहर फेंका गया और वहां का हिंदू रोता रहा। मैंने खुद कितनी वीडियो बनाई है। मोदी जी, इनकी चीखें आपको सुनाई नहीं देती। उन्होंने कंप्लेंट्स को फाइल करने की कोशिश करी,
न्यू दिल्ली के पास, मैंने खुद किया इसको, लेकिन दिल्ली से साइलेंस वॉज एब्सोल्यूट। इसको मैं बोलता हूं क्रिमिनल साइलेंस। लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा, और वे मैंने काम पिछले 2 साल से लगातार मैं करता आया हूं। आज मुझे खुशी है कि बीजेपी नहीं जीती है। आज बंगाल में हिंदू जीता है, बीजेपी नहीं जीती। बट समवन हैज टू से, क्या लॉ एंड ऑर्डर एक सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट है? आप में से कई बुद्धिजीवी बोलेंगे, सर इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, ये तो ममता बानो के अंदर था। भाई, हमने ये लाइन हजारों बार सुनी है, लेकिन मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि जो वहां पर बंगाल का जो हिंदू है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो 70% वहां की पॉपुलेशन है, क्या उनके पास फंडामेंटल राइट नहीं है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वो रख सके? क्या उनके पास राइट नहीं है कि अगर उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका रेप हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है, और जो स्टेट है अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती? जब स्टेट गवर्नमेंट खुद गुंडा बन जाए, जब रूलिंग पार्टी वायलेंस करने के लिए मशहूर हो जाए, क्या न्यू दिल्ली सिर्फ वॉच कर सकता है एक मूक दर्शक बनके, कि पूरा का पूरा तमाशा देखते रहो, हम कुछ नहीं बोल सकते? दुनिया में 2 तरह के मॉडल हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। एक है चाइना इजराइल मॉडल, जहां पर आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और जाकर आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं। चाइना को बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर के अंदर जिहादी हैं, वो जिहादियों का रोज लिंक काट देते हैं, किडनियां निकाल लेते हैं। मैंने हर वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया है। इजराइल है, वो घर के बाहर जाकर 1500 किलोमीटर दूर जाकर वो जिहादियों को ठोक के आता है। अगर उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा होने का भी अगर शंका होती है तो वो किसी से परमिशन लेता नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे गवर्नमेंट का मॉडल है, जहां पर हम बोलते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कारण। अब इस स्टेटमेंट का कि हमारे हाथ बंधे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ नहीं करता, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं एक सिंपल वर्ड्स के अंदर। इसका मतलब है हमारी सेंटर की गवर्नमेंट बोल रही है, वी आर गुड फॉर नथिंग। आप सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दोस्तों, मैं दुखी मन से ये वीडियो बनाता हूं, मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ आता कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को किस बेवकूफ ने यह समझा दिया कि आपको रूल बुक्स के हिसाब से ही आपको काम करना है। सामने वाला ममता बानो या अखिलेश यादव या राहुल गांधी, ये आपके एडवर्सरीज हैं। जो मुसलमान है इस कंट्री का, वो आपका दुश्मन है। उन्होंने सारी जो रूल बुक्स हैं उसको फाड़कर समंदर में फेंक दिया, और जब आपकी बारी आती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम तो रूल बुक्स के हिसाब से ही काम करेंगे। चलिए, मैं आपका स्टेटमेंट बीजेपी का आपके सामने रखता हूं। जब इलेक्शंस आते हैं तो क्या बीजेपी सारे रूल्स को फॉलो करती है? अगर उसमें आप मंत्रियों को खरीदने का काम, आप दूसरे की गवर्नमेंट को तोड़ने का काम, उनके एमपीज को लेकर पूरी की पार्टी को अपने पार्टी के अंदर मिक्स करने का काम, अगर वहां पे जो मंत्री हैं, दूसरों के एमपी हैं, एमएलए हैं, जो कि करप्ट थे, जैसे ही आपकी कंपनी में आते हैं या आपकी पार्टी में आते हैं, उनके सारे के सारे वॉशिंग मशीन की तरह सारे पाप धुल जाते हैं। क्या ये रूल बुक के हिसाब से काम हो रहा है? तो अगर इलेक्शंस के अंदर रूल बुक्स को आप भूल जाते हैं, तो बड़ा कन्वीनियंटली जब हिंदू की डिग्निटी या उसके राइट्स की बात आती है, तो उसमें आपका रूल बुक सामने कन्वीनियंटली वो कैसे आ जाता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बीजेपी के वर्कर्स की जाने गई, उनके गले काट दिए गए, उनको पेड़ से लटका दिया गया, एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ देम। और एक बार भी पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उन्होंने उसका मेंशन नहीं किया, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऐसे थे जिनके हाथ पैर तोड़ दिए गए परमानेंटली, फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक भी वर्ड हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला। जबकि दूसरी तरफ मैं देखता हूं राहुल गांधी को, मैं नफरत करता हूं उससे, राहुल गांधी से, क्योंकि उसकी फैमिली ने गंद डाल के रखा पूरे हमारे फ्रीडम के बाद से अब तक। अगर उसका एक कार्यकर्ता बिहार के अंदर गुंडागर्दी करता हुआ पकड़ा गया, राहुल गांधी का फोन एक छोटे से वर्कर के लिए वो जाता है वहां पे थानेदार के पास, इसे अगले 1 मिनट में छोड़ दो वरना तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा तुम समझते हो। ये राहुल गांधी के वर्ड्स हैं और बंदे को छोड़ दिया जाता है।
इसको बोलते हैं एफ फैक्टर। अब एफ दो तरह का होता है, एक मैं बोल नहीं सकता, दूसरा है फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। अगर मेरे आदमी को कुछ हुआ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ये फियर उस दरोगा के अंदर डाला जाता है। जब बंगाली हिंदू है, उसने गुहार लगाई, उसे हमारी सेंटर की गवर्नमेंट से ये फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस का सपोर्ट हमें मिला ही नहीं, जबकि हजारों वहां पे लोग मारे जा रहे थे। अब दूसरी तरफ देखते हैं योगी जी को, हिमंता बिस्वा को, उन्हें भी रोका जा रहा है कि आप ये जो एफ फैक्टर आपने क्रिएट किया हुआ है, गवर्निंग टूल आपने फियर डाला हुआ है दूसरे के खेमे में, यह बंद कर दीजिए। लेकिन वो डेलिबरेटली, विजिबली और कंसिस्टेंटली वो हिंदुओं की प्रोटेक्शन के लिए वो ये सारे काम करते हैं। वो कभी हिंदुओं के एरिया में नहीं जाते और ना ही वीडियो बनाते हैं, वो मुसलमानों के खेमे में जाते हैं और वहां खड़े होकर बोलते हैं मुझे तुम्हारी वोट नहीं चाहिए और दफा हो जाओ इस कंट्री से अगर तुमने भारत माता की जय नहीं बोला। ये है दूसरा मॉडल। पहला मॉडल आपको बता दिया, दूसरा है हमारे हाथ तो जी बंधे हुए हैं। आज अगर लोग योगी जी को और हिमंत बिस्वा को अगर लाइक करते भी हैं और चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, उसका रीजन है उन्होंने एफ फैक्टर को यूज किया है, फियर फैक्टर को। जो फियर फैक्टर हिंदुओं के खिलाफ यूज किया जाता था, वो फियर फैक्टर उन्होंने मुसलमानों के खेमे में डाला है। गुंडागर्दी अगर करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे, फास्ट पब्लिक के अंदर खड़े होकर गोली मारी जाएगी एंड यू विल बी टेकन टू टास्क। ये है मॉडल जो सामने वाले ने दिखाया आपको। लेकिन दोस्तों, जो बंगाल है, बंगाल के अंदर ये मॉडल ऑफ वायलेंस ममता बानो ने यूज किया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी कोई आंसर नहीं किया। क्या जो यूपी में, असम में जो स्टेट की गवर्नमेंट्स कर रही थी, क्या उसी चीज को आप बंगाल के अंदर आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे? लेकिन बंगाल के अंदर तो क्या, यूपी और असम के अंदर तो आपने इंप्लीमेंट कर दिया और वहां पर ये गुंडागर्दी को आपने स्टॉप किया। लेकिन बंगाल को आपने जलने के लिए आपने छोड़ दिया, क्योंकि बंगाल को ठीक करना वो योगी जी और हिमंत बिस्वा का काम नहीं था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था। और सेंट्रल गवर्नमेंट वो सिर्फ वॉच करती रही। एक बार भी ममता बानो को फोन करके भी ये नहीं बोला ये सब कुछ बंद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है जो कोई पूछता नहीं है। आपने 3 लाख फोर्सेस को वहां पे खड़ा कर दिया, ड्रोन्स, एनआईए, आईपीएस ऑफिसर्स, इन सबको आपने काउंटिंग हॉल के बाहर खड़ा किया। एक पूरा सिक्योरिटी apparatus। ये ऐसा लगता था जैसे कि आप एक वॉर कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री के साथ। उसके बाद भी आपको रीपोलिंग करवानी पड़ रही है। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर फोर्सेस खड़ी थी इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाने के लिए, ताकि वहां पे गुंडागर्दी ना हो। तो ये जो 3 लाख जवान खड़े थे, ये वहां पर क्या जैसे रिपब्लिक डे पे आप परेड करवाते हैं, नंबर्स दिखाने के लिए आपने खड़ा किया था? या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको भी बोल दिया था कि भाई आपके हाथ बंधे हैं, आप डंडे लेके खड़े हो जाइए, बंदूकें छोड़ दीजिए, और अगर वहां पर गुंडागर्दी हुई तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था आप सिर्फ वॉच करेंगे, आप इनके ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे? क्योंकि ये सब कुछ हुआ है और ये कुछ होने के बाद रीपोलिंग करवानी पड़ रही है। तो क्या आप बोलेंगे कि ये सिस्टम की विक्ट्री है, या आप बोलेंगे कि सिस्टम को कन्फेस करना पड़ेगा कि ये सिस्टम का डिफीट है? क्योंकि सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर था, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं था। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था वो तो उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या करते हैं। और इसके बाद आते हैं ऑडेसिटी ऑफ द स्टेट मशीनरी। ममता बानो, उसका भतीजा अभिषेक, वो टीएमसी के गुंडे और उनके पॉलिटिशियंस ओपनली, पब्लिकली, ऑन कैमरा वो थ्रेटन कर रहे थे हिंदू कम्युनिटी को कि 4 मई के बाद अगर हम जीते या हारे तुम्हारे गले काटे जाएंगे। और जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, उन्होंने वो काम करना शुरू भी किया। और ये काम कब हो रहा है? जब सिक्योरिटी फोर्सेस 3 लाख वहां पे खड़ी हैं, उनके नाक के नीचे पहले उन्होंने धमकियां दी और उसके बाद उन्होंने गले काटने की कोशिश भी करी। वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। दे आर डेयरिंग अस, लाफिंग एट अस एंड एट द प्रेजेंस ऑफ सीआरपीएफ। वो क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे सिंघम, तुम्हारे सीआरपीएफ ये आज खड़ी है, जब ये जाएगी तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये जो फियर फैक्टर है वो उनके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि फियर, पहली बात तो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी क्रिएट नहीं किया, और दूसरा वो कोई कॉन्सिक्वेंस उनको मिलेगा ही नहीं।
जैसे योगी जी करते हैं या हिम्मत बिस्वा करते हैं कि अब बंदे ने गलत काम किया उसी वक्त गोली मार दी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम कभी किया ही नहीं है। भाई कभी आपने देखा है कि आपने हिंदुओं को मुसलमानों को कभी भी थ्रेटन करते हुए? कभी नहीं सुना। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो हमारे पीछे खड़ी ही नहीं है। लेकिन जो मुसलमान है उनको मालूम है, बेशक स्टेट के अंदर उनकी गवर्नमेंट है या नहीं है, उनके जो ममता बानो हो या वो अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, पूरे भारत में मुसलमान के पीछे वो लोग खड़े हैं। लेकिन क्या ये बंगाल का हिंदू कभी ये बोल सकता है कि मेरे पीछे मेरी हिंदुओं की गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए मेरे पीछे खड़ी है? आंसर इज एब्सोल्यूट नो। और हमने देख लिया उस चीज को बंगाल के अंदर। नाउ थिंग्स आर गेटिंग इवन मोर वर्स। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्या उनको नहीं मालूम था कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? क्या न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसे कभी किसी ने रिपोर्ट नहीं दी कि जो बंगाल है उसके अंदर वही फॉर्मूला है जो ईरान के अंदर मॉडल बनाया हुआ था खमेनी ने? वहां पर एक मॉडल है बसीज मॉडल। बसीज मॉडल का मतलब है कि गली गली में स्टेट स्पॉन्सर्ड जो गुंडे हैं वो खड़े हैं और वो शरिया को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वहां पर अगर आपने शरिया इंप्लीमेंट नहीं किया, आपको गोली मार दी जाएगी या आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या एनफोर्सर्स। सिस्टमैटिकली जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको एलिमिनेट किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर। एक डर का माहौल उन्होंने एफ फैक्टर को आपके अगेंस्ट उन्होंने यूज किया। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज किया गया सिविलियंस को टेरराइज करने के लिए। वो तो इलेक्शन के अंदर वोट करने भी वो जा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन्हें पता तो है, लेकिन 11 साल से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद भी वो डिसीजन ले नहीं रहे। नॉट इवन वन डिसीजन वॉज टेकन। और ये चीज ममता बानो को और उसके गुंडों को पता थी कि यहां पर हम लोग जितना मर्जी गुंडागर्दी कर लें, ये अपनी सिर्फ इमेज को लेकर ये बैठे रहेंगे। और ये सारा कुछ क्यों किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी हरकत क्यों नहीं करी? इनको सीधा करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? उसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं वो प्राउडली पार्लियामेंट में खड़े होकर डिक्लेयर करते थे कि हमने जब से हमारी गवर्नमेंट बनी, हमने एक भी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल को नहीं लगाया है। यानी कि आपने अपनी पॉलिटिकल सेल्फ इमेज और अपने ऑप्टिक्स के लिए आपने जो इज्जत है हिंदुओं की, विमेन की, बंगाल की, उसको दांव पे लगा दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सर्वाइवल है बंगाल के मेजॉरिटी कम्युनिटी का, उसको आपने दांव पे लगा दिया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप ही के आरएसएस के, बीजेपी की वर्कर्स जो सड़कों पे काम कर रहे थे, उनके खून को आपने लाइन पे लगा दिया। प्लीज लेट दैट सिंक इन। आज हम खुश हैं कि बंगाल हमने जीत लिया, लेकिन हम हार गए। हम इस गवर्नमेंट को लेकर आए थे 2014 में पावर में। वी द हिंदूज ऑफ दिस कंट्री। कौन हिंदू? जो हिंदुस्तान का हिंदू है, जिसे ये कंट्री दी, ये देकर बोला गया था कि मुसलमान आपके साथ नहीं रह सकता, हिंदुओं का हिंदुस्तान है। बाकियों को पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट मिल गया था। हमने आपको 2014 में इसलिए नहीं चूज किया था कि आप हमें 3-3 हजार की भीख हमारे खाते में जमा कराएं। हमने किसी स्कीम्स के लिए, ना ही कोई हेडलाइन क्रिएट करने के लिए हमने आपको चूज नहीं किया था। हमने चूज इसलिए किया था कि वक्फ के नाम पर जो हमारी प्रॉपर्टीज छिनी जा रही हैं, जो इलीगल्स आते हैं, वो जिसका मन करता है हमारी लड़कियां उठा के ले जाते हैं। हमने आपको चूज किया था, हमें हमारी कंट्री वापस चाहिए इन इलीगल से जो सिस्टमेटिकली हमें रिप्लेस करते जा रहे हैं। हमें अपनी जॉब्स, हमारी लड़कियां, हमारी बहुएं, हमें वो सिक्योर चाहिए थी। हमें अपना फ्यूचर वो वापस लेना था। लेकिन 12 साल के बाद भी हिंदू इस देश का वो वेट कर रहा है। और जो बंगाली हिंदू हैं उन्होंने वेट नहीं करी कि दिल्ली आकर उनको बचाएगा। वो गए पोलिंग बूथ के अंदर, सारे थ्रेट्स सामने खड़े थे, गुंडे वहां खड़े थे, फियर का माहौल था। और 15 साल का जो पास्ट है जहां पर उनके गले काटे गए, वो मेमोरीज उनके अंदर थी। फिर भी वो गए
और वहां पे जाकर उन्होंने बोल दिया कि ये अब हमारी सिविलाइजेशन का डू और डाई का मोमेंट है। और उन्होंने जाकर वोटिंग करा। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उन्होंने टीएमसी को हराया है अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये हमारी जीत है। नॉट एट ऑल। ये बंगाली स्पिरिट की जीत है। ये वही फायर है जिसने मोदी जी को पावर में लेके आया था 2014 में कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन बंगाल को क्या मिला? What did Bengal get and what did Bengal want? हमें कोई गवर्नमेंट या पार्टी नहीं चाहिए थी, हमें चेंज चाहिए था अपनी लाइफ में। 2014 में भी और आज 2026 में भी हम उसी चेंज की हम वेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो रिजल्ट्स हैं वो तो आ गए, बीजेपी गवर्नमेंट भी बना लेगी। लेकिन मैं बार बार पूछता हूं आपसे एक ही सिंपल क्वेश्चन, क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो कुछ सीखेगी बंगाल के इस पूरे गुंडागर्दी से? क्या न्यू दिल्ली फाइनली अंडरस्टैंड करेगा कि जो साइलेंस है वो स्ट्रेटेजी नहीं है? जब बंगाल में औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी 13 साल से, तो मोदी जी चुप रहे। मैं दोबारा याद दिलाता हूं, मणिपुर में हिंदुओं ने उसी भाषा में एक लड़की के साथ हमने हरकत करी, मोदी जी बोलते हैं आई एम पेंड। लेकिन जब संदेश खली में लड़कियों ने बोला कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, तो मोदी जी का ट्वीट नहीं आया कि आई एम पेंड। दोस्तों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक्सक्यूज देते हैं फॉर इनएक्शन, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? जब आपके पास एक प्रूवन मॉडल है, योगी जी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन गया भाड़ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला गंदी सी जो इलीगल मस्जिदें हैं आप तोड़ नहीं सकते। योगी जी बोलते भाड़ में जाओ, वो तोड़ रहे हैं हर रोज। एंड सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस साइलेंटली बैठे हैं। उन्होंने तो बोला नहीं कि हमारी अवहेलना हुई है। जब वो काम ये कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? और ये कौन सा दस्तूर है कि आप ही के कंट्री के एक स्टेट के अंदर वहां पर इलेक्शंस कर रहे हैं और आपको 3 लाख फोर्सेस भेजनी पड़ रही हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स भेजने पड़ रहे हैं, ड्रोन्स भेजने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन है कि हम यहां तक पहुंचे क्यों? पहुंचे इसलिए क्योंकि 11 साल पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी, आपने एक्शन नहीं लिया, तो यहां तक नौबत पहुंची है। लेकिन क्या आप इससे कुछ सीखेंगे? मेरा आंसर है नॉट एट ऑल। आई डाउट इट। क्योंकि जो बंगाली हिंदूज हैं उन्होंने दिखा दिया कि इन्होंने कुछ नहीं करना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब बंगाली हिंदुओं ने अपना काम कर लिया, 12 साल वेट करते रहे, उसके बाद दे टुक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। मुझे लगता है अगर बीजेपी नहीं कोई और पार्टी, नई पार्टी आती जो कहती मैं तुम्हारा हक तुम्हें लेके दूंगी, ये उसको भी जिता देते। उनके पास कोई ऑल्टरनेट था नहीं, उन्होंने बीजेपी को जिता दिया। ये बीजेपी की जीत नहीं दोस्तों, ये हिंदू ऑफ बंगाल, ये उनकी जीत है। क्योंकि वो 12 साल से दुखी थे, वो वेट करते रहे। अब मैं देखता हूं कि बंगाली हिंदुओं ने तो अपना काम कर लिया, क्या दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट अपना काम करेगी? आई डाउट इट अगेन। लेकिन मेरी नजर रहेगी इसके ऊपर। और दूसरा, मैं आपको कभी नहीं बोलता हूं कि मेरी वीडियोस को कभी भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भीख दे दीजिए, क्यूआर कोड दिया है। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है सच्चाई को देखना और उसे प्रेजेंट करना द वे इट इज। वो बेशक गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो या फॉर हो। 99% मेरी वीडियोस वो गवर्नमेंट की फेवर की होती हैं क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे बोलता हूं कि ये वीडियोस गवर्नमेंट तक और हर हिंदू तक ये पहुंचनी चाहिए, ताकि हम डिमांड करना शुरू करें अपनी गवर्नमेंट से कि हमें हमारी इज्जत, हमारी लैंड्स, हमारा फ्यूचर हमें वापस चाहिए। हमें हिंदुस्तान वापस चाहिए, हमें भारत चाहिए। हमें ये डॉट्स वाला इंडिया अब हमें कबूल नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी 12 साल की तरह 12 साल से मेरी तरह वेट कर रहे थे कि कोई तो बाल आकर बोलेगा सच्चाई, तो मैंने अपना पार्ट पूरा कर दिया। अब काम है आपका कि इसको आगे पहुंचाना है गवर्नमेंट तक, ताकि उन्हें पता लगे कि हिंदू ने भी अब अपनी चीजों को डिमांड करना शुरू कर दिया। हमें आपकी 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, लाडली बहना के जो ये अब स्कीम्स देते रहते हैं वोटों को खरीदने के लिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें हमारा फ्यूचर, हमारा देश हमारा वापस चाहिए। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर नहीं ले सकते तो भाड़ में जाओ। हमें योगी जी और बिस्वा जी को
उनको आने दो, वो हम अपना काम करवा लेंगे उनसे, काम करवाने की जरूरत नहीं है, वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं। वही मॉडल हमें पूरे भारत में इंप्लीमेंट चाहिए। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।